गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पढ़ाने जा रहे हैं। क्या दिया है? एक्सप्लेन आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ड्रॉ देयर सिंबल एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम आइडियल वोल्टेज सोर्स देखेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे हमने सेल लिया, उसमें 1.5 वोल्ट है। ये सेल ले लिया हमने और इस सेल के अंदर में 1.5 वोल्ट है, और यहाँ पे जो है वो आपको है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने सिंबॉलिक दिखाया। और आपको मालूम है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसके कारण बनता है? वो बन जाता है आपको इलेक्ट्रोलाइट के कारण। तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है उसी के कारण इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है, जिसे हम डिनोटेट करते हैं ZH से और RS से। तो ये हमारे जो सेल है 1.5 वोल्ट का, उसके इलेक्ट्रोलाइट के कारण बना हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस। वहाँ से हमने ये क्या किया, ये दो टर्मिनल हमने लिया। अब ये दोनों के बीच का अगर वोल्टेज लिखेंगे तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, तो इसके अंदर में 1.5 वोल्ट है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ आपको दिया गया है फिगर शोज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब ये जो टर्मिनल है इसको हम क्या कहेंगे? VT। तो टर्मिनल वोल्टेज VT ये दो पॉइंट में आ गया, जिसे यहाँ पे लिया हमने। तो अब ये ग्राफिकल दिखाते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं ना। तो हमने Y एक्सिस पे ले लिया वोल्टेज और X एक्सिस पे हमने ले लिया करंट। करंट कैसा रहेगा? लोड पे डिपेंड करेगा। जैसे लोड करंट है IL, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, IL है यहाँ पे, ये लोड करंट है, इसे कहेंगे हम ZL। अब क्या होगा कि आपने लोड को चेंज किया, लोड चेंज करने के बाद भी आउटपुट वोल्टेज अगर आपका रिमेन कांस्टेंट रहता है तो उसे कहते हैं हम आइडियल वोल्टेज सोर्स। कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। जैसे हमने पिछले बार आपको बताया था कि अगर हमने वहाँ पे देखा तो हमारा जो लोड का वोल्टेज है उसके अनुसार कुछ वोल्टेज हमारा कहाँ पे ड्रॉप हो रहा था? हमारा ड्रॉप हो रहा था यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस में। लेकिन जब इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी ड्रॉप नहीं करेगा, 1.5 वोल्ट है, यहाँ देखो सीधा स्ट्रेट लाइन हमने दिखा दिया 1.5 वोल्ट है। इसका मतलब इसको कहेंगे हम आइडियल वोल्टेज सोर्स। लेकिन इन प्रैक्टिस आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं रहता है। इन प्रैक्टिस में अगर देखेंगे तो आइडियल वोल्टेज सोर्स आपको कभी भी नहीं मिलेगा। उसके पॉइंट को हम क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए, क्लियर कीजिए, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं हम। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखो, ए वोल्टेज सोर्स शुड आइडियली प्रोवाइड ए फिक्स टर्मिनल वोल्टेज इवन दोज द करंट ड्रॉन और लोड रेजिस्टेंस में चेंजेस। कितना भी लोड रेजिस्टेंस को चेंज करो और साथ ही साथ में आपने अगर करंट भी वहाँ से ड्रॉन किया तो भी आउटपुट वोल्टेज अगर रिमेन कांस्टेंट रहता है उसे कहते हैं हम आइडियल वोल्टेज सोर्स। जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ये बैटरी, ये सेल दिया हमने, या हमने बैटरी लिया और इस बैटरी को अगर हमने बाहर से लोड रेजिस्टेंस लगा दिया और लोड को चेंज किया, और ये जैसे ये 9 वोल्ट की बैटरी है तो 9 वोल्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, और ये 1.5 वोल्ट है तो 1.5 वोल्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। कितना भी लोड को चेंज किया, कितना भी करंट हमने ड्रॉन किया, लेकिन वोल्टेज हमारा वहाँ पे कैसा रहता है? फिक्स रहता है। उस समय उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसलिए पहला पॉइंट देखो क्या दिया है, ए वोल्टेज सोर्स शुड आइडियली प्रोवाइड ए फिक्स टर्मिनल वोल्टेज even though the current drawn or ideal resistance may changes. To make the terminal voltage VT fixed for any value of load impedance, जिसे ZL कहते हैं, हम डिनोटेट करते, कितना भी लोड इम्पीडेंस को चेंज करो तो भी हमारा टर्मिनल वोल्टेज अगर फिक्स है तब कहेंगे हम उसको आइडियल वोल्टेज सोर्स। द इंटरनल रेजिस्टेंस RS मस्ट बी 0। यानी अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस फिर 0 रहेगा, जिसके कारण कोई वोल्टेज वो ड्रॉप नहीं करेगा। वोल्टेज ड्रॉप कहाँ रहेगा? टोटल हमारा लोड के अक्रॉस। और लोड के अक्रॉस अगर वोल्टेज हमारा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, 1.5 वोल्ट अगर सोर्स वोल्टेज है तो आउटपुट में भी 1.5 रहेगा कांस्टेंट, कितने भी लोड को चेंज किया। इसके कारण क्या हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमारा कुछ भी वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा। तो इसलिए कहा गया है
internal resistance RS must be 0. Thus an ideal voltage source must have 0 internal resistance. और इसलिए कहा गया है thus an ideal voltage source must have 0 internal resistance. आइडियल वोल्टेज सोर्स में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस वहाँ पे 0 रहता है. द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स इज गिवन इन फिगर ए एंड वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल वोल्टेज सोर्स ऑन इन द फिगर बी. हमने इसके पहले ही आपको दिखाया कि फिगर ए जो है ये आइडियल वोल्टेज सोर्स आपको दिखा रहा है. देखो यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको. ये आपको फिगर जो है ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स जो फिगर ए है वो, और फिगर बी जो है वो दिखा रहा है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स. क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप होने का कोई चांस यहाँ पे नहीं है, इसलिए उसे हम कहते हैं वहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स. आगे देखो क्या दिया है पॉइंट आपको. नेक्स्ट पॉइंट देखो. द टर्मिनल वोल्टेज वी टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट वी एस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लोड करंट. यानी वी एस और वी टी दोनों हमारा इक्वल रहेगा. हम ऐसा कह देंगे कि वी एस इक्वल टू, ऐसा बोल सकते हैं हम, वी एस इक्वल टू वी टी. क्या बन गया? आइडियल वोल्टेज सोर्स. टर्मिनल वोल्टेज वी टी रिमेन कॉन्स्टेंट एट वी एस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस. द लोड करंट चेंजेस एज द लोड चेंजेस. और लोड को चेंज करोगे तो लोड करंट चेंज होगा, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज वहाँ पे रहेगा रिमेन कांस्टेंट. तो ये रिमेन कांस्टेंट हमारा अगर वहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है तो उसे कहेंगे हम आइडियल वोल्टेज सोर्स. व्हेन वी रिड्यूस वैल्यू ऑफ लोड इम्पीडेंस करंट इंक्रीजेस. अगर लोड को हमने चेंज किया तो करंट हमारा इंक्रीज होगा. तो इसलिए ध्यान में रखना है कि इसे कहते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स. लेकिन अगर देखा जाए तो आइडियल वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट नहीं होता, और इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. अब क्या कहता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, समझ लेते हैं उसको. देखो अब हम आते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पे. क्या कहता प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स? एन आइडियल वोल्टेज सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस. यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिस में हम नहीं मिलता है, मुझे नहीं कर सकते हम, कुछ ना कुछ वोल्टेज वो ड्रॉप करेगा ही. इसलिए वर्ड दिया है आइडियल वोल्टेज सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस. इन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैन बी कंसिडर. प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कंसिडर करो टू कांस्टेंट ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द इम्पीडेंस. और अगर हमने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देखा तो हम क्या कहते हैं वहाँ पे कि टू कंसिस्ट ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द इम्पीडेंस. इम्पीडेंस इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर डीसी सोर्स. मैंने पिछले बार भी बताया था कि डीसी के लिए इम्पीडेंस को हम रेजिस्टेंस कहेंगे और एसी के लिए इम्पीडेंस कहेंगे. एंड इंटरनल इम्पीडेंस फॉर एसी सोर्स. तो डीसी के लिए उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे और एसी के लिए उसको हम इंटरनल इम्पीडेंस कहेंगे. ए एंड बी आर द टर्मिनल अवेलेबल फॉर मेकिंग करंट एक्सटर्नल कनेक्शन. देखो यहाँ पे ये दो टर्मिनल हमने ए और बी दिया, ये सोर्स है हमारा, और इस सोर्स के अंदर में हमने ए बी रजिस्टर दिया है. ये जो ए और बी पॉइंट रहेगा वो आपको वहाँ पे दिया हुआ है कनेक्शन के लिए. ठीक है, देखते आगे. हाँ, ए एंड बी आर टर्मिनल अवेलेबल फॉर मेकिंग द एक्सटर्नल कनेक्शन. Since the upward terminal of voltage source is marked positive, the terminal A will be positive with respect to terminal B. और A हमारा पॉजिटिव रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल B. देखो यहाँ पे A टर्मिनल विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल B. तो ये हमारा A टर्मिनल है, ये हमारा B टर्मिनल है, और ये जो आपको यहाँ पे दिया है कि A जो है वो क्या है हमारा A, the terminal A will be positive with respect to terminal B. Let us, Vs is the open circuit voltage, Zs with the internal resistance. जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि ये डायग्राम के अंदर में Vs ये हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज है जिसको हमने अभी Vt नाम दिया है, और Rs और Zs और Rs ये हमारा क्या है इंटरनल इम्पीडेंस है. When no any load is connected A and B point, as no current can flow
इट मीन्स द टर्मिनल वोल्टेज। देखो कोई भी ये ए बी पॉइंट है, मैंने इसको कोई लोड नहीं लगाया, ये पार्ट मैंने नहीं लगाया, सपोज समझ के चलो। अभी मैं वहाँ पे उसको ब्लॉक करके आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे हमने कोई पार्ट नहीं लगाया, ये पार्ट नहीं लगाया हमने। अगर नहीं लगाया तो हमको केवल ए बी पॉइंट दिखाई देगा। तो ये जो ए बी पॉइंट आपको दिखाई देता है, इसी ए बी पॉइंट को हम वहाँ पे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम ओपन सर्किट वोल्टेज। ये रहेगा हमारा ओपन सर्किट। देखो लास्ट में, व्हेन नो एनी लोड इज कनेक्टेड टू ए एंड बी पॉइंट और नो करंट कैन फ्लो, लोड नहीं लगाओगे तो करंट भी पास नहीं होगा। इट मीन्स दैट द टर्मिनल वोल्टेज, इसे कहेंगे हम टर्मिनल वोल्टेज, जिसे कहते हैं हम वी डी। अब ये डायग्राम को देखो, इसमें हम सब पॉइंट को क्लियर कर लेते पहले। ये आर एल का मतलब हो गया लोड रेजिस्टेंस, जेड एल अगर है तो लोड इम्पीडेंस। लोड इम्पीडेंस रहेगा एसी के लिए, यहाँ पे हम देता है एसी पावर सप्लाई के लिए लोड इम्पीडेंस, और लोड रेजिस्टेंस रहेगा आपको डीसी के लिए। डीसी जब है तो लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ पे रहेंगे एसी, तो इसे कहेंगे लोड इम्पीडेंस। अब हमने यहाँ पे लोड लगा दिया है, देखो फिर से हमने डायरेक्शन दिखाया पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी हमने कन्वेंशनल करंट दिखाया। आपको बताया हूँ कि कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द थ्रू ए लोड और बैक टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कन्वेंशनल करंट। लेकिन कन्वेंशनल करंट ये कंसिडरेबल करंट रहता है, जो हाई लेवल से लो लेवल के तरफ हम दिखाते हैं। यानी हाई लेवल का मतलब हो गया पॉजिटिव, लो लेवल का मतलब हो गया निगेटिव। एक्चुअल करंट रहता है हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू द लोड थ्रू लोड बैक टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, एक्चुअल करंट उसे इलेक्ट्रिक कहते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या लिख करके दिया, देखो फिगर शोज द वेरिएबल लोड करंट टू द वोल्टेज सोर्स। ये मैंने वेरिएबल लोड लगाया और इसलिए हमारा करंट भी वेरिएबल होगा। इस पॉइंट को अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। अब इस पॉइंट को समझो कैसा दिया, जैसे हमने बोला था अभी कि वी टी इज इक्वल टू वी एस, उस समय कब, जब आइडियल वोल्टेज सोर्स के जैसा उसको बिहेव किया। जेड एल इज ग्रेटर देन जेड एस, यानी जो इम्पीडेंस है वो हमेशा रहना चाहिए इंटरनल इम्पीडेंस से ज़्यादा, यानी लोड इम्पीडेंस हमेशा जो है वो इंटरनल रजिस्टेंस से ज़्यादा रहना चाहिए, इसलिए दिया है ग्रेटर। और आर एल इज ग्रेटर देन आर एस, और आर एल क्या रहेगा, ग्रेटर देन आर एस। तो ये एसी के लिए लिखा और ये हमने डीसी के लिए लिखा। अब हम करंट अगर निकालेंगे तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी एस अपॉन जेड एस प्लस जेड एल। यानी हम यहाँ पे आई जब फाइंड आउट करेंगे तो वी एस हमारा सप्लाई वोल्टेज हो गया, और जेड एस और जेड एल जो है वो हमारा किस में है, सीरीज में है, क्योंकि जेड एस है इंटरनल रेजिस्टेंस, जेड एल है ये इंटरनल इम्पीडेंस है, जेड एल जो है वो हमारा है वहाँ पे लोड इम्पीडेंस। अब वी टी का फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप ओम्स लॉ के हिसाब से आई इंटू जेड एल। अब आई का वैल्यू क्या आया हमारा, वी एस अपॉन जेड एस प्लस जेड एल, और ये हमारा मल्टीप्लाइड बाय कर दिया जेड एल। अब हमारा क्या आ जाएगा, वी एस अपॉन जेड एस प्लस जेड एल अपॉन जेड एल इंटू जेड एल अपॉन जेड एल। मैंने दोनों इसको क्या किया, जेड एल से डिवाइड कर दिया। अब ये जेड एल कट गया तो आपको यहाँ पे क्या गया, वी एस अपॉन जेड एल प्लस जेड एल अपॉन जेड एल। और इस तरह से अगर लेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, वी एस अपॉन जेड एल प्लस 1। इसको सॉल्व करते तो इसी को हमने यहाँ पे वी एस अपॉन 1 प्लस जेड एस अपॉन जेड एल लिया, और वी एस इज इक्वल टू 1 प्लस जेड एस अपॉन जेड एल। ये फार्मूला हमें यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे देखो मैंने आर एल लिखा, यहाँ पे देखो आर एस अपॉन आर एल लिखा, तो ये किसके लिए आ गया, ये आ गया डीसी के लिए। और ये जो है फार्मूला ये बन गया हमारा एसी के लिए। जब एसी रहेगा तो उस समय आपको वहाँ पे क्या करना है कि एसी के लिए आपको लिखना है वहाँ पे क्या, तो वी एस अपॉन 1 प्लस जेड एस अपॉन जेड एल, और यहाँ पे हमें डीसी के लिए लिखना है वी एस अपॉन 1 प्लस आर एस अपॉन आर एल। फ्रॉम द इक्वेशन वी फाइंड दैट इफ द रेशो ऑफ जेड एस अपॉन जेड एल इज स्मॉल कंपेयर टू यूनिटी, वी टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी एस। अगर आपका जेड एस अपॉन जेड एल ये स्मॉल है कंपेयर टू द यूनिटी, यूनिटी का मतलब कितना होता है 1,
अगर उसका रेशो आपको 1 मिलता है, उसका रेशो कितना मिलता है आपको 1, मैंने क्या बोला यहाँ पे, फ्रॉम द इक्वेशन वी फाइंड आउट द रेशो जेड एस अपॉन जेड एल स्मॉल कंपेयर टू यूनिटी, यानी 1 अगर मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, वी टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी एस, और वी टी जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रहेगा वी एस। अंडर दिस कंडीशन द सोर्स बिहेव एज ए गुड वोल्टेज सोर्स, ऐसे कंडीशन में हमारा जो है वो सोर्स बिहेव करेगा कैसा, गुड वोल्टेज सोर्स। फॉर ए डीसी वोल्टेज सोर्सेज जेड एस इक्वल टू आर एस, और उस समय हमारा जेड एस इक्वल टू आर एस रहेगा। तो अगर जेड एस इक्वल टू आर एस का मतलब क्या हुआ, जेड एस को हमने किस में बोला, हमने बोला उस समय एसी के लिए, आर एस किसको बोलेंगे, डीसी के लिए। तो फॉर डीसी वोल्टेज सोर्स जेड एस इक्वल टू आर एस रहता है, और इस तरह से हमारा ये रहता है वहाँ पे गुड पावर सप्लाई। अब इसी पॉइंट को थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे, देखो कैसा रहता है। जैसे हमने लिया यहाँ पे वी एस, यही वी एस हमारा क्या रहेगा, वी टी, ये लाइन से अगर दे दिया तो मैं ये नीचे भी दिखा देता हूँ, ये रहेगा हमारा वी टी, ये वी एस है। अब क्या होगा कि अगर आपका लोड रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है तो वी एस इक्वल टू वी टी रहेगा, जिसे कहेंगे हम ओपन सर्किट वोल्टेज। देखो ओपन सर्किट इन्फिनिटी ओहम दिखाया, आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये आइडियल वोल्टेज सोर्स सभी रहता है जब लोड हमारा क्या रहेगा, इनफाइनाइट। अब जैसे हमने यहाँ पे दिया, ये देखो ग्राफ, ये वोल्टेज है, ये डॉटेड लाइन वाला हमने दिखाया जो कि विदाउट लोड था। अब विथ लोड हमने लगाया तो आई एल इज इक्वल टू हो गया वी आई अपॉन आर एल, यानी इसे कहेंगे क्लोज सर्किट। लोड बढ़ाओगे करंट भी चेंज होगा और वोल्टेज हमारा ड्रॉप होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे देखा, ये ग्राफ देखो, डायरेक्ट वीटी जो है वो आ गया हमारा, आईएल जो है दोनों मिल गया एक जैसा, यानी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो हमारा लोड रेजिस्टेंस हो गया 0 ओहम, तो करंट हो गया हमारा यहाँ पे इन्फिनिटी। और जब करंट इन्फिनिटी हो जाता है तो उसे कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट। इसलिए आपको दिया गया है फिगर शोज द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। क्या देखा इसमें हमने कि वी एस ये हमारा हो गया ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स में, क्योंकि यहाँ पे लोड जो है वो आपको है, देखो लोड दिया है इन्फिनिटी और करंट है वहाँ पे 0, आई एल 0 हो गया और आर एल हो गया इन्फिनिटी। लगे तो मैं यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ, आर एल इज इन्फिनिटी और यहाँ पे आई एल जो है वो हो गया 0, तो हमारा वो हो गया ओपन सर्किट वोल्टेज। जब हमने ओम्स लॉ का यूज किया तो आई इक्वल टू वी बाय आर। अब जैसे लोड को चेंज करोगे करंट चेंज होगा, करंट चेंज हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स में ये ड्रॉप नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में ये ड्रॉप होता है, तो ये ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, इसे कहेंगे हम क्लोज सर्किट। और जब हमारा क्या हो जाएगा कि आर एल जो है वो हो गया हमारा कितना 0 ओहम, और आई जो है वो आई एल हो गया हमारा इन्फिनिटी, तो ये बनाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने आपको दिखाया। अब इसी चीज़ को देखो, फॉर गुड पावर सप्लाई क्या कहता है, फॉर गुड पावर सप्लाई और वोल्टेज सोर्स जेड एल ग्रेटर देन जेड एस, ये पॉइंट को ध्यान में रखो। यानी इसी को अगर डीसी में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, आर एल इज ग्रेटर देन आर एस, यानी आपका आर एस से क्या रहेगा, आर एल ग्रेटर रहेगा। इसका मतलब आर एस क्या है, यह है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये है लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे इसे कहेंगे लोड इम्पीडेंस और इसे कहेंगे इंटरनल इम्पीडेंस। इसलिए क्या, फॉर गुड पावर सप्लाई वोल्टेज सोर्स जेड एल ग्रेटर देन जेड एस। इंटर रेजिस्टेंस फॉर ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स शुड बी वेरी लो। क्या दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स शुड बी वेरी लो। नोट, व्हेन द लोड इंक्रीजेस टर्मिनल वोल्टेज ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स डिक्रीजेस। अगर आपने लोड को इंक्रीज किया तो क्या होता है, वहाँ पे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज डिक्रीज होता है, जो मैंने ग्राफिकल दिखाया। लोड चेंज किया तो ये डिक्रीज हो गया। इसलिए कहा गया है कि व्हेन द लोड इंक्रीजेस टर्मिनल वोल्टेज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स डिक्रीजेस। एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्सेज कौन कौन सा रहता है हमारा, हमने आपको पढ़ाया था जेनर डायोड, ये आपको कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स देता है। दूसरा जो हमारे पास है वो है वेरिएबल रेगुलेटर ट्यूब, जिसे वीआर ट्यूब कहते हैं हम। और तीसरा है ट्रायोड। तो अभी फ़िलहाल के लिए सबसे अच्छा है हमारा जेनर डायोड। तो जेनर डायोड जो है वो आपका रहता है वहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स दिखाता है।
तो जेनर डायोड हमेशा आपको कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स देगा, और जेनर डायोड को हम कौन सा बायस में वर्क करते हैं, उसको हमेशा हम रिवर्स बायस में लगाते हैं। कौन सा बायस में लगाते हैं, उसको हम रिवर्स बायस में। तो हर चीज़ जब पढ़ेंगे तो एक एक हम आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे वर्क करता है वो। तो जेनर डायोड को हमेशा हम रिवर्स बायस में लगाते, और जेनर डायोड हमें प्रोवाइड करता है कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स। जेनर डायोड मैं अभी रख देता हूँ यहाँ पे, आप देख भी सकते हो कि ये क्या है आपका, तो ये है जेनर डायोड। और ये जेनर डायोड से हम क्या करते हैं वहाँ पे, ये आपको कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स आपको प्रोवाइड करते हो। तो कांस्टेंट के 3 एग्जांपल हो गए, जेनर डायोड, वेरिएबल रेगुलेटेड ट्यूब वीआर ट्यूब, और उसके बाद में ट्रायोड। इस प्रकार से हमने आपको आज आपको हमने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दिखाया, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से वोल्टेज वहाँ पे ड्रॉप होता है। और ये 3 चीज़ों को दिमाग में रखना है। अगर हमारा लोड रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो करंट रहेगा 0, जिसे कहेंगे हम ओपन सर्किट। अगर हमारा लोड रेजिस्टेंस 0 ओम है तो करंट रहेगा इन्फिनाइट, तो आपको दिखाएगा यहाँ पे क्या, शॉर्ट सर्किट। और अगर I = V/R है तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या, तो ये हमको दिखाएगा यहाँ पे क्लोज सर्किट। वैसे भी देखो, अगर I = V/R है, R अगर इन्फिनाइट हो गया तो करंट ऑटोमेटिक 0 होगा। अगर मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, I = V/RL। अब क्या किया मैंने, V लिया, V का वैल्यू कुछ भी रहे, RL अगर हमारा इन्फिनिटी है तो करंट I = क्या आ गया, 0, यानी आपको यहाँ पे 0 एम्पियर करंट है, इसलिए इसे कहते हैं ओपन सर्किट। क्लोज का एग्जांपल दिया हुआ है। अब शॉर्ट सर्किट में देखो क्या हो जाएगा, I = क्या है हमारा, I = है हमारा V/RL। अब अगर I यहाँ पे है और V तो कुछ भी रहे, RL अगर आपका यहाँ पे 0 ओम है तो नेचुरली है कि I = हो गया इन्फिनिटी। तो जहाँ करंट इन्फिनिटी होता है वहाँ होता है शॉर्ट सर्किट, जहाँ पे लोड रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है वो रहता है ओपन सर्किट, और अगर वो मिड में है डिपेंड अपॉन द लोड, उसे कहते हैं हम क्लोज सर्किट। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। कल हम फिर आपको पढ़ाएंगे आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे देखिए, समझिए, उसके बाद में लाइक कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।